दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो आज हम एक और पोएम करेंगे। पोएम है जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम बहुत ही फेमस पोएम है जॉन कीट्स की, हम उसको पढ़ेंगे। तो पोएम तो हम पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं एक्चुअली में थे कौन। तो बेसिकली देखा जाए तो जॉन कीट्स कौन थे? रोमांटिक पोइट थे। कौन थे? रोमांटिक पोइट, जिनका जन्म 1795 में हुआ था और डेथ हुई थी 1821 में। महज 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। वो भी मरे थे ये टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी, टीबी बीमारी होती है ना, उससे इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही फेमस कवि थे, सिर्फ 25 साल की उम्र में डेथ हो गई। 3 वॉल्यूम इनके मतलब 3 वॉल्यूम है इनके एक्चुअली पोइट्री के, उन्हीं में इनकी कुछ 54-55 कह सकते हैं 54-55 के आसपास कविताएं हैं 3 वॉल्यूम में मिला के। वो ही लिख पाए इतनी छोटी सी उम्र में, बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं तो ये मानता हूँ केवल 25 साल की उम्र में इतना लिख गए वो बहुत बड़ी बात है। हम तो 25 साल तक यही समझ नहीं पाते करना क्या है लाइफ में, वही बात है ना। तो बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट थे तो आपको पता है रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुई थी? 1798 में, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के बाद में। कब? जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी 1798 में। लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज की एक कह सकते हैं पोइट्री कलेक्शन था दोनों का मिलके, ठीक है। अब ये रोमांटिक पोइट थे, ये भी नेचर के ऊपर लिखते थे, नेचर पोइट थे। नेचर की, अब जैसे हम ऑड टू ऑटम पढ़ेंगे, ऑटम यानी कि पतझड़ वाला ऋतु, जिसमें पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, पतझड़ वाला ऋतु है, तो उसके ऊपर ये कविता है। तो ऑब्वियस सी बात है नेचर बेस्ड होगी। तो ये भी नेचर पोइट थे। और नेचर पोइट के साथ में इनकी एक चीज और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है क्या? सेंसुअसनेस। कीट्स का नाम आते ही कीट्स की क्या फेमस है? सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस मतलब कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एग्जाम आ सकता है कि सेंसुअसनेस के लिए कौन फेमस है। तो ऑब्वियसली आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? कीट्स फेमस है। तो ये बेसिक जानकारी थी कीट्स की। अब हम सीधे पोएम पे आते हैं कि पोएम में देखो ये है ओड है। क्या है ये? ओड। ओड क्या होती है पहले तो ये बताओ। देखो, ओड एक ऐसी पोएम होती है जो एक तो लंबाई थोड़ी लेंथ में ज्यादा हो, ठीक है, लेंथ में ज्यादा हो, एंड उसमें किसी का बखान किया गया होता है। ओड में क्या होता है? तारीफ की गई होती है। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग जिसके ऊपर भी ओड लिखी गई है उसकी तारीफ होती है, और जनरली एक लॉन्ग पोएम होती है, ठीक है। तो ये है ओड टू ऑटम, यानी कि इसमें पतझड़ वाला जो ऋतु है ना, पतझड़ वाला सीजन है, ऑटम सीजन, उसकी एक तरह से उसका बखान किया गया है कि वो कैसा है, उसके मतलब सीजन में क्या वातावरण में हलचल होती है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, कैसा पर्यावरण होता है, क्या लोग क्या करते हैं, वो सब चीजें इसमें बताई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट्स, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। कैसा सीजन है, कैसी ऋतु है? मिस्ट्स। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, है ना, हल्की हल्की धुंध, प्लस मेलो फ्रूटफुलनेस, और साथ में फलों के पकने का समय होता है। अपने यहाँ का सीजन ऐसा नहीं होता है देखा जाए तो। ये एक्चुअली इंग्लैंड की सीजन की बात कर रहा है। इंग्लैंड में ऑटम में फल और फसलें पक जाती हैं, उनकी कटाई होती है। तो इंग्लैंड में ये सीजन किसका होता है? मिस्ट का और मेलो फ्रूटफुलनेस यानी कि फल पकने का। अब देखो आगे, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेचरिंग सन। क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है बहुत ही करीबी मित्र, है ना। अब ऑफ द मेचरिंग सन यानी कि मेचरिंग सन का मतलब है वो सूरज जो फलों को पकाने में मदद करता है, उसका बहुत ही क्लोज मित्र कौन है? ऑटम, ठीक है। अब इन्होंने क्लोज मित्र बताया है, ठीक है। तो ऑटम का क्या कर दिया इन्होंने? पर्सोनिफिकेशन। क्या कर दिया है? पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन ऑटम का भी और प्लस सन का भी, दोनों का पर्सोनिफिकेशन हो गया है। उसे मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे दो लोग हैं, दो मित्र हैं आपस में, उस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटम का जो बहुत करीबी मित्र है सन, उसके साथ में ऑटम मिलके क्या कर रहा है? कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इज रन। उसके साथ मिलकर क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है, कंस्पायर कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। किस चीज का षड्यंत्र रच रहा है?
हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स, वाइन्स यानी कि बेल, पेड़ होता, बेल होती है ना किस चीज की, फल फ्रूटों की, जो फेल मतलब फूलों की, फलों की बेल होती है, तो बेल पर फल लगाने का षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र किसका है? वो कंस्पायर कर रहा है, कौन? ऑटम सन के साथ मिलके कंस्पायर कर रहा है कि किस तरह से लोड एंड ब्लेस, लोड एंड ब्लेस मतलब भर देना, भर देना, किसको भर देना? बेलों को भर देना, किससे? विद फ्रूट्स, फलों से भर देना, यानी बेलों को फलों से भर देने की षड्यंत्र रच रहा है। मतलब ऑटम का टाइम आ गया है, तो अब फलों को पकने का समय आ गया है, तो जो कच्चे कच्चे फल हैं या फिर जो फूल हैं उन सबको फल में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया, पके हुए फल में, तो वो बेलों को फल से ढकने का षड्यंत्र रच रहा है। कौन सी बेलों का? दैट राउंड द थैच ईव्स रन, वो बेल जो कि फैली हुई है, लिपटी हुई है, राउंड लिपटी हुई है, किसके लिपटी हुई है? थैच ईव्स रन। जो झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी किसकी बनी होती है? तिनकों की, घास की, इनकी होती है ना। तो जैसे मान लो ये झोपड़ी है फॉर एग्जांपल, है ना, ये झोपड़ी है, ठीक है, झोपड़ी है इस तरह की, ठीक है, ड्राइंग बेकार हो सकती है मेरी, इसकी ज़्यादा वो मत करना, सोचना मत, इस तरह की झोपड़ी है ना, ठीक है। अब इसमें जो ये जो वाला पोर्शन है थोड़ा सा आगे निकला रहता है, आगे ये होता है ना, आपने देखा है घास का जो एंट्रेंस होता है उससे थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो ये जो बाहर निकला होता है ना, इसको बोलते हैं ईव्स, ये ईव होती हैं। तो थैच ईव्स रन यानी कि जो बेल है ना वो इस पे आगे लटकी हुई है, यहाँ छाई हुई है चारों तरफ, आगे वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ छाई हुई है। टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ड कॉटेज ट्रीज, साथ में वो किस चीज का षड्यंत्र रच रहा है? ऑटम सूरज के साथ मिलके, और षड्यंत्र रच रहा है कि उसे क्या करना है? मॉस्ड कॉटेज ट्रीज, मॉस्ड मतलब काई, एल्गी, काई नहीं होती, काई छा जाती है हरी हरी रंग की, वही वाली काई। कॉटेज मतलब झोपड़ी, ट्री मतलब पेड़, यानी इस कॉटेज के पास मान लो पेड़ उग रहा है, यहाँ पेड़ उग रहा है इस कॉटेज के पास, ये झोपड़ी है, इसके पास पेड़ उग रहा है, इसके तने पे यहाँ काई छाई हुई है सब जगह, मान लो है ना, डालियों पे काई छाई हुई है, और इसमें क्या लगाने हैं? एप्पल लगाने हैं बहुत सारे, यानी कि और किसी का षड्यंत्र रच रहा है कि टू बेंड विद एप्पल्स, कि एप्पल के वजन से झुका देना है, किसको झुका देना? बेंड मतलब झुका देना, एप्पल के वजन से झुका देना, किसको? मॉस्ड कॉटेज ट्रीज, यानी कॉटेज के यानी झोपड़ी के पास में जो पेड़ उग रहा है उसमें एप्पल ही एप्पल से भर देना है उसको, यानी एप्पल का पेड़ है तो उसमें एप्पल के फल लग जाएंगे। तो इस चीज का षड्यंत्र भी ऑटम रच रहा है सन के साथ मिलकर, मतलब एप्पल पक जाने चाहिए, एप्पलों को पकाने का टाइम आ गया है ना। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और बचे हुए जो भी सब तरह के फ्रूट है ना, उन सब फ्रूटों को क्या कर देना है? राइप, पका देना है, राइप इन पकाना, राइपनेस टू द कोर, एकदम अंदर तक पका देना है बिल्कुल। ये सबका वो प्लानिंग कर रहा है सूरज के साथ मिलके। अब देखो आपको ये सेंसुअसनेस है ये किड्स की, कि आप महसूस करके देखो, ये आंखों के लिए देखो कि झोपड़ी है, झोपड़ी में बेल छा रही है, बेल पे फल लग रहे हैं, पास में पेड़ है, पेड़ पे फल लग रहे हैं, तो मतलब विजुअल सेंसुअसनेस, आंखों को अच्छा लग रहा है देखने में ये चीज। अब आपके सामने आपके घर में आम का पेड़ हो और उस पर पके पके आम लटक रहे हो तो देखने में कितना अच्छा लगेगा। एप्पल का पेड़ हो, एप्पल पके पके लटक रहे हो, देखने में कितना अच्छा लगेगा। बहुत से लोग सोचेंगे यार तोड़ेंगे नहीं हम तो लटकते रहे तो बढ़िया है, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो ये विजुअल सेंसुअसनेस है, आंखों को देखने में अच्छी लग रही है। फिर आगे देखो, टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल सेल्स, साथ में वो क्या और प्लानिंग कर रहा है कि गॉड को फुला दे। गॉड क्या होती है? लौकी को देखो, लौकी, पंपकिन एंड कद्दू, ये जो इस तरह की कैटेगरी के जो सब्जियां होती है ना, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह के टिंडे, मतलब जो वो ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब बड़े हो जाते हैं। एक रात पहले आपने देखा छोटा सा है, अगले रात देखा तो इतना बड़ा हो गया, मतलब एक रात में काफी साइज बढ़ जाती है इनकी। तो स्वेल द गॉड यानी कि जो इस तरह की मतलब सब्जियां वगैरह होती हैं, लौकी और पंपकिन जैसे, इनको स्वेल फुलाना है, इनको फुलाने का समय आ गया है। स्वेल एंड प्लम द हेजल सेल्स, साथ में प्लम मतलब ही फुलाना होता है, तो प्लम कर देना किनको? द हेजल सेल्स, यानी कि हेजल सेल्स क्या होते हैं? हेजल नट्स होती हैं, जैसे अखरोट होती है, बादाम काजू होते हैं ना, वैसे ही हेजल भी होते हैं, नट्स होती हैं जिनका बाहर कवच होता है। बादाम कैसे निकलती है? बाहर का कवच हटाते हैं, अंदर बादाम निकलती है। ऐसे काजू निकलती है, कवच हटाते हैं, अंदर काजू निकलती है। वैसे ही हेजल्स बाहर कवच हटाते हैं, शैल हटाते हैं, अंदर हेजल निकलती है। तो उन हेजल सेल्स को भी फुलाना है और उनके अंदर क्या निकलेगा? स्वीट कर्नल, जो ही खाने के जो पदार्थ होता है स्वीट, मीठा मीठा, वो निकलेगा। फिर वो जो फूल जाएंगे, पक जाएंगे जब। और फिर और क्या करना है? टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बी, और क्या करना है? खिला देना है। बडिंग, बड या क्या होता है? जो उसको बोलते हैं बड, जो डोडी होती है ना फूल की, जो बाद में खिल के फूल बन जाता है, वैसे
कि और ज़्यादा मतलब फूल खिलवाने, बर्ड्स और ज़्यादा निकलने चाहिए, और बर्ड्स खिलवाओ स्टिल मोर, और भी अधिक। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए लेटर फ्लावर्स होंगे। लेटर फ्लावर्स का मतलब है, क्योंकि देखो इंग्लैंड में, इंग्लिश सीजन में वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो वेदर होता है ना, उस तरह का होता है कि सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियों के बाद में तो स्प्रिंग आती है, ठीक है, और स्प्रिंग के बाद में समर, ठीक है। तो समर में क्या होता है, फूल वगैरह, मतलब स्प्रिंग में खिलना शुरू हो जाते हैं फूल वगैरह सब, समर्स में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, गर्माहट ज़्यादा होती है तभी तो फूल पत्तियाँ सब खिलते हैं, तो समर्स में खूब फूल खिलते हैं। तो समर के टाइम पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो खूब पराग ले लेती हैं फूलों से, है ना, खूब पराग ले लेती हैं। परंतु इन मधुमक्खियों के लिए ऑटम में भी फूल खिलने चाहिए, और भी उनके लिए वो ऑटम में खिले फूल क्या होंगे, लेटर फ्लावर होंगे। क्या होंगे, लेटर फ्लावर। समर के फ्लावर तो खत्म हो गए, पर ऑटम में खिलने वाले लेटर फ्लावर हो गए, कि बाद में खिलने वाले। तो अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, तो मतलब इन मधुमक्खियों को ऐसा लगना चाहिए कि गर्म दिन, जो वार्म डेज है, समर के जो वार्म डेज है ना, वो अभी खत्म ही नहीं हुए हैं। जब फूल खिलते रहेंगे तो उनको लगेगा समर अभी चल ही रही है, तो और फूल खिलाओ, मतलब ऑटम सूरज के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है कि और फूल खिलाओ, ताकि इन मधुमक्खियों को ऐसा लगे कि अभी समर यानी वार्म डेज अभी खत्म ही नहीं हुए हैं। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, क्योंकि समर में वैसे देखा जाए तो इनके जो क्लैमी सेल्स हैं, क्लैमी सेल्स मतलब से मधुमक्खी का छत्ता हो गया, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे ऐसे छेद होते हैं ना, सेल्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, कमरे, उनमें से मधुमक्खी रहती है, और उनमें शहद भर देते हैं, एक्चुअली ये शहद भरते हैं ना ला के, तो ये है क्लैमी सेल्स। तो इनको ओवर ब्रिम्ड का मतलब बिल्कुल ऊपर तक भर देना। ब्रिम होता क्या है, मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल हो गई, या फिर मान लो सीधे से गिलास मान लो, है ना, ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास हो गया, तो गिलास में पानी भरा यहाँ तक, पूरा ऊपर तक भर गया, बाहर बहने लग गया, तो ये हो गया ओवर ब्रिम्ड, यानी टोटल पानी भर गया। तो इस तरह से इन जो सेल्स हैं ये मधुमक्खी के छत्ते में, ये ऑलरेडी समर में उन्होंने जो पराग इकट्ठा किया है ना, उससे पहले ही भर चुके हैं, ओवर ब्रिम्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। परंतु इनको और फूल दो, ऑटम बोल रहा है और फूल खिलने चाहिए, ताकि इनको लगे कि समर खत्म ही नहीं हुआ है, ये और पराग ले सकते हैं अभी। तो ये पहले स्टेंजा में तो क्या हुआ है, विजुअल सेंसिटिवनेस देख सकते हो आप, कैसी है, विजुअल सेंसिटिवनेस, महसूस करो, देखो, इमेजिन करो कि किस तरह से फूल खिल रहे हैं, कैसे मधुमक्खियां उनसे शहद इकट्ठा कर रही है, उनके किस तरह उनके छत्ते में से रस बह के निकल रहा है, फुल हो गए हैं छत्ते शहद से, किस तरह से आप कह सकते हो कि जो ग्वाड्स हैं वो फूल के और मोटे हो गए हैं, पंपकिन, लौकी वगैरह सब फूल के मोटे हो गए हैं ना। आप इमेजिन करो किस तरह से मतलब एप्पल के पेड़ पर और मतलब एप्पल लग गए हैं, बेल पे किस तरह फ्रूट लग गए हैं, ये सब चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये सब विजुअल सेंसिटिवनेस है। अब देखो आगे, पहले में और पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, मैंने आपको बताया इससे, ऑटम का पर्सोनिफिकेशन कर दिया और सन का भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया, दोनों को मानव की तरह ट्रीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट स्टेंजा पे, सेकंड स्टेंजा पे आते हैं कि हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर्स, किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर के मध्य। देखो अभी समझाता हूँ इसका अर्थ क्या है और अब यहाँ से क्या आगे चलने वाला है। पर जो पहली लाइन है ना, राइटर इस तरह से मतलब किसी को भी, कोई नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी नहीं है, मतलब ऐसे ही ब्लैंक में, ब्लाइंड में बोल रहा है, हवा में, कि किसने तुम्हें नहीं देखा है अमिड दाई स्टोर्स। किसने मतलब जो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताई थी कि किसी को पर्टिकुलर पर्सन को वो एड्रेस नहीं कर रहा है, ऐसे ही ब्लाइंडली, कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो वहां पर है नहीं है, कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, उससे बस ऐसे हवा में बोल रहा है कि क्या तुमने इसको वहीं देखा है क्या, है ना। तो इस तरह से, तो ये अपोस्ट्रोफी कहलाती है। क्या है, अपोस्ट्रोफी, ये फिगर ऑफ स्पीच है, अपोस्ट्रोफी, है ना। तो देखो, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर। अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया है, यहां से है सॉरी, जो ऑटम है ना, ऑटम के वेरियस फॉर्म्स, ऑटम किन किन रूपों में नजर आता है, यानी कि ऑटम में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम एक्टिविटीज को देख के बता सकते हैं कि अभी ऑटम का समय चल रहा है। इंग्लैंड में, यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही, इंग्लैंड में ऑटम का समय चल रहा है, ये ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो मतलब वो ऑटम की फॉर्म हो गई, ऑटम के रूप हो गए एक तरीके से, वही इस स्टेंजा में समझाए जाएंगे। तो देखो, हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, कि किसने तुम्हें नहीं देखा है, कहां नहीं देखा है, अमिड दाई स्टोर। स्टोर का मतलब यहां पर है खेतों में अनाज, मतलब जो फसल काट ली गई है इकट्ठा कर दी है, खेत में इकट्ठा कर रखी है, ठीक है, वो उनकी स्टोर हो गई किसान की। तो
कोई इंसान है जो खेत में बैठा हुआ है, ठीक है, तो राइटर बोल रहे हैं ऐसे ही मतलब ब्लाइंडली कि क्या किसी ने इसको नहीं देखा है, मतलब वो नेगेटिव में बोल रहे हैं परंतु बोल पॉजिटिव में रहे हैं। जैसे हम बोलते नहीं क्या, किसी ने कोई शैतानी करी है, हाँ तुम तो वो काम करते ही नहीं हो, ऐसे बोलते ना, हाँ तुम तो ये काम करते ही नहीं हो, तुम तो बहुत भोले हो, मतलब हमारा कहने का मतलब क्या होता है, तुम ही करते हो ये काम, हमें पता है, उस तरह से कि हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर, मतलब तुम्हें किसने नहीं देखा है स्टोर अपने मतलब खेत में, किसने नहीं देखा है तुम्हें खेत के मध्य। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड, जब कभी मतलब कभी कभी जब भी कोई जाता है, हुएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड, जब कोई यहाँ से गुजरता है, अब्रॉड का मतलब विदेश जाना होता है, परंतु यहाँ पर मतलब कोई गुजरता हुआ कहीं जा रहा है, मे फाइंड वो पाएगा, क्या पाएगा, जब कभी कोई यहाँ से गुजरेगा तो पाएगा, क्या पाएगा कि यू सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, कि तुम बैठे हुए हो, कैसे बैठे हुए हो, केयरलेस, बिल्कुल बिना किसी फिक्र के, बेफिक्र होके बैठे हुए हो, किस पे, ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, यानी कि जो फर्श है उस पर अनाज फैला हुआ है और उस पर तुम बैठे हुए, यानी कि खेत में काट के अनाज फैला दिया है और उस पर वहां तुम बैठे हुए हो, यानी फसल काट के रख दी है। तो एक इमेज क्रिएट की गई है कि ऑटम में फसल कट जाती है, तो लोग ऐसे नॉर्मल सीन है कि सब खेतों में फसल काट के रख लेते हैं, तो इसे ऑटम का एक रूप बता दिया कि जैसे कि एक इंसान बैठा हुआ है फसल काट के अपने खेत में, तो ये ऑटम का एक रूप हो गया, ऑटम का फॉर्म हो गया, है ना, ये भी एक इमेज हो गई, आप इमेजिन करो, ये भी एक इमेज हो गई, है ना। तो देखो, दाई हेयर ऑफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और देखो तुम्हारे बाल क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड, बहुत आराम से उठ रहे हैं, किससे उठ रहे हैं, बाय विनोइंग विंड। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग मतलब बरसाना, आप ऐसा नहीं करते हो क्या, मान लो कोई इस तरह से होता है ना, इसमें अनाज भर दिया और बरसा रहे हैं, ठीक है, हवा चल रही है, यूं इधर से हवा चल रही है, तो ये अनाज रह जाएगा और कचरा बाहर रह जाएगा, बरसाना बोलते हैं ना, अनाज बरसाते हैं ऊपर से, हवा के साथ में कचरा उड़ जाता है, अनाज नीचे रह जाता है, तो ये क्या है, विनोइंग कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनोइंग। तो विनोइंग विंड का मतलब है वो हवा जो कि बरसाने के काम आती है। तो विनोइंग विंड से तुम्हारे बाल हवा में थोड़े से उठ रहे हैं, और ऑन ए हाफ रिब्ड फुर्रो साउंड एस्लीप। तो देखो अब यहाँ पे एक और इमेज बन रही है, पहली इमेज तो क्या थी, पहला फॉर्म जो ऑटम का तो इतना हो गया कि एक इंसान बैठा हुआ है खेत में और मतलब केयरलेस वे में फसल काट के बैठा हुआ है अपने वहां पे, और हवा से उसके बाल हल्के हल्के उठ रहे हैं। दूसरी इमेज क्या है कि और ऑन ए हाफ रिब्ड फुरो, कि हाफ रिब्ड फुरो यानी कि कतार, खेत में कतार लगी हुई है, ऐसे क्यारियां बनी हुई है लाइन, है ना, तो उन पे फसल उगी हुई है, ठीक है, फसल उग रही है, तो वो काट रहा है कतार को, एक कतार को काटे जा रहा है, तो ऑन ए हाफ रिब्ड फुरो साउंड एस्लीप, परंतु क्या हो गया है, वो आधी कतार ही काटी है, हाफ ही काटी है, और उसको क्या आ गई है, नींद आ गई है, साउंड एस्लीप, वो सो गया है, कोई पर्सन है, वो क्या हो गया है, वो फसल काट रहा था, अचानक उसको नींद आ गई है। नींद क्यों आ गई है, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, उसको ड्राउज मतलब बेहोश हो गया वो, किससे, द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज क्या होते हैं, पॉपीज एक्चुअली ओपीएम की डोडीज होती हैं, ओपीएम नशीला पदार्थ होता है ना, ओपीएम की खुशबू से उसको नींद आ गई, ओपीएम की खेती होती है ना, तो उसकी खुशबू से उसको क्या आ गई है, नींद आ गई, बेहोश हो गया है वो। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वॉथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और जो तुम्हारा जो हुक है यानी काटने का जो हथियार है, अब को नींद आ गई है तो उससे क्या हो गया, लास्ट में नींद आते आते काटा और एकदम सो गया, तो मतलब पूरा कट ही नहीं पाया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा रह गया और फिर नींद आ गई, तो तुम्हारे हुक से क्या हो गया, बच गए, क्या बच गए, नेक्स्ट स्वॉथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, मतलब जो अगली फसल जो अगला वार में जो कटनी थे ना, वो बच गए, कुछ कट गए, कुछ बच गए, कुछ फ्लावर रह गए, यानी कुछ फसल रह गई। नेक्स्ट स्वॉथ मतलब वॉर, अगले मतलब अगला जो वार किया था उसमें नेक्स्ट स्वॉथ में बच गए, क्या बच गए, कुछ फ्लावर्स मतलब कुछ फसल बच गई, ऑल ट्विन फ्लावर्स मतलब सब नहीं कटे और नींद आ गई। तो देखो एक और विजुअल इमेजरी होगी साथ में, इसमें तो नोज वाली भी है, सूंघने की। सेंसेस होती क्या है, आपकी जो इंद्रियां महसूस करती हैं, कितना अच्छा देख रहे हो, कितना अच्छा सुन रहे हो, कितना अच्छा सूंघ रहे हो, कितना अच्छा टेस्ट कर रहे हो, कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, ये सब सेंसेस हैं आपके, यही सेंसलेसनेस है। तो देखो अब इसमें क्या है, सूंघने की, कि नींद आ गई सूंघ के, क्या सूंघी इसने, ओपियम की खुशबू सूंघ ली और उससे से नींद आ गई। तो देखो सेंसेस जागृत हो गए सूंघने के, आपके नोज के, है ना, स्मेल वाला। वाइल द हुक स्पेस, तो यहाँ तक हमारा हो गया ना। देखो एंड समटाइम्स लाइक, तो दूसरी इमेज किस चीज की है कि कोई पर्सन है वो अपनी फसल काट रहा है, इतने में उसको नींद आ गई है, ठीक है।
ये भी एक ऑटम का फॉर्म हो गया। अक्सर होता है लोग थक थकते सो जाते हैं, मान लो खेत में कि थोड़ी देर तू काम कर ले मैं सो जाऊं, इस तरह से। या फिर अकेला बंदा है तो ठीक है थोड़ी आधी घंटा सो लेता हूं, उस तरह से। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर यू डज कीप स्टडी दाई लेडन एंड हेड अक्रॉस ए ब्रुक। और कभी कभी तुम एक ग्लीनर की तरह, लाइक ए ग्लीनर, तो यहाँ सिंबली यूज हुई है लाइक ए ग्लीनर। ग्लीनर कौन होता है? जो फसल को काटता है और फिर इकट्ठा करके उसे दूसरी जगह ले जाता है ना, चुन के, जो फसल काम की होती है। तो समटाइम्स ए ग्लीनर, लाइक ए ग्लीनर, एक ग्लीनर के जैसे, तो सिंबली यूज होगी ग्लीनर के जैसे। यू डज कीप, यू THOU, डाउ मतलब यू होता है, और DOST यानी डज, कि तुम रखते हो, क्या रखते हो? स्टेडी दाई लेदन, संतुलित रखते हो। किसको संतुलित रखते हो? तुम्हारे लेडन मतलब जो तुमने सिर पे लाद रखा है उसको। क्यों संतुलित रखते हो? क्योंकि तुम हेड अक्रॉस ए ब्रुक, तुम क्रॉस कर रहे हो किसको? एक ब्रुक, एक झरने को। इंग्लैंड में क्योंकि वहां का बहुत, देखो बहुत अच्छा वातावरण रहता है, मतलब एक तरीके से वहाँ नेचर, प्रकृति का बहुत, ये बोल सकते कृपा है, क्या है वहाँ पे, तो झरने बहते रहते हैं, झरने बहुत हैं, छोटे छोटे झरने बहते रहेंगे, मतलब आप आराम से उनको क्रॉस कर लोगे, बहोगे नहीं, बहुत स्लो स्लो पानी बहता है, बहुत गहरा भी नहीं होता, घुटने भी नहीं डूबते, आराम से तुम क्रॉस कर सकते हो उनको। इस तरह से मतलब खेतों, कोई फसल का एक और इमेज बनाई गई है यहाँ पे। तीसरा फॉर्म क्या है? ग्लीनर का। एक आदमी है या औरत है जो भी है, वो अपनी फसल काट के सिर पे रख के और जा रहा है, और वो झरने को क्रॉस कर रहा है आराम आराम से, और बैलेंस बना रहा है कहीं सिर पे रखा हुआ बोझ गिर ना जाए। ठीक है, अब एक और इमेज देखो, लास्ट, ये यहां तक है। और बाई ये साइडर प्रेस। अब साइडर प्रेस क्या होता है? साइडर प्रेस होता है मतलब एक इस तरह की मशीन जिसमें फलों को डालते हैं और उनमें से जूस निकालते हैं, उनका शराब बनाने के काम आते हैं एक तरीके से। और बाई ये साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक, या फिर एक पर्सन है जो साइडर प्रेस के पास में बैठा हुआ है और कैसा है? बिल्कुल बहुत पेशेंटली, मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक देख रहा है उसको, मशीन को। क्या चीज देख रहा है? यू वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स आर बाय आर, कि तुम क्या देख रहे हो? कि जो आखिरी बूंद उसमें से, मान लो सब जूस निकाल लिया, पर लास्ट में हल्का हल्का टपक रहा है, तो उस एक एक बूंद गिरते जा रही है ना, उसको तुम घंटों घंटों देखे जा रहे हो। ओजिंग्स मतलब धीरे धीरे रिस रिस के बहना। यू वॉच इट द लास्ट ओजिंग्स आर बाय आर्स, आर्स बाय आर मतलब घंटों तुम वो ओजिंग्स, जो रस बह रहा है उसको देख रहे हो। तो एक इमेज, ये कितनी अच्छी इमेज है कि मतलब ये विजुअल इमेजरी ये भी, कि किस तरह से हाँ जूस निकल रहा है और मशीन में टपके जा रहा है, टपके जा रहा है, उस तरह से। तो ये सब सेंससनेस है, आंखों की, नोज की, समझे? तो इस सेकंड स्टैंजा में क्या है? ऑटम के वेरियस फॉर्म्स हैं, यानी ऑटम में वेरियस एक्टिविटीज जो होती है ना, उनको ऑटम का फॉर्म बताया, और ऑटम में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं, है ना। अब देखो फाइनल स्टैंजा पे आते हैं। वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। अब राइटर क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन किया राइटर ने? वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु के गाने कहां पर हैं। देखो बसंत ऋतु में क्या होता है? सर्दियों में सारे जीव जंतु सो जाते हैं, आराम करते हैं, बिलों में घुस जाते हैं, है ना, ये होता है ना सर्दियों में। चिड़िया वगैरह सब मतलब शांत हो जाते हैं, मतलब वातावरण शांत रहता है। और जैसे ही वसंत ऋतु आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, फूल पत्तियां खिलते हैं, सूरज निकलना शुरू होता है, ठंड कम होती है, फूल पत्तियां खिलते हैं, पेड़ मतलब पक्षी जानवर से बाहर आते हैं, चहचहाट शुरू हो जाती है, और एक तरह से स्प्रिंग में हलचल मच जाती है नेचर में। तो वो स्प्रिंग का म्यूजिक है। नेचर से जो उत्पन्न होने वाली, जो प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड्स है ना, दोज ऑल साउंड्स आर म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का म्यूजिक है। ठीक है, तो अब राइटर बोल रहा है, ऑटम से बोल रहा है कि स्प्रिंग का म्यूजिक कहां है पर, मतलब वो उम्मीद कर रहा है कि ऑटम में भी स्प्रिंग वाली साउंडें सुनाई दें। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर आर द साउंड्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के गाने कहां पर हैं। तो और फिर आगे फिर देखता आए, यस वेयर आर दे, कहां पे हैं वो क्वेश्चन दोबारा कर रहा है, कहां है वो सारे गाने स्प्रिंग के। थिंक नॉट ऑफ देम, फिर खुद ही जवाब दे रहा है कि उनके बारे में मत सोचो। यू हैज योर म्यूजिक टू, यू THOU, दाउ मतलब यू, हैज, ये हैज मतलब हैज, यू हैज योर म्यूजिक टू, दाई मतलब योर तुम्हारा, तुम्हारे पास में तुम्हारा भी म्यूजिक है। मतलब ऑटम से बोल रहा है कि उनके बारे में मत सोचो कि कहां पर हैं स्प्रिंग के गाने, वो स्प्रिंग में ठीक है, तुम ऑटम हो, तुम्हारे पास तो खुद का म्यूजिक है, प्रकृति में तुम्हारी खुद की अलग अलग आवाजें निकलती हैं, तुम्हारा खुद का म्यूजिक पैदा होता है ऑटम के सीजन में, है ना। तो ये क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? रिटोरिकल क्वेश्चन। ये क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जब राइटर मतलब जो कवि है क्वेश्चन करे और क्वेश्चन के बाद में तुरंत खुद ही उसका जवाब भी दे दे। तो यहाँ पर पहले सवाल किया उसने, फिर वेट नहीं किया, खुद ही ने उसका जवाब दे दिया, है ना। ठीक है। While buried clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue. देखो अब while buried clouds,
बैरिड क्लाउड्स मतलब तिथरे बिथरे क्लाउड्स, एक जगह इकट्ठा नहीं है, तिथरे बिथरे। बैरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब शाम के समय में। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब होता है दिन छिप रहा है ना, दिन छिप रहा है और एक तरह से शाम का समय है, और उस वक्त क्या हो रहा है, क्लाउड्स तिथरे बिथरे में आसमान में, ठीक है। तो देखो देखो इसमें एक चीज और यूज हुई है यहाँ पे कि सॉफ्ट डाइंग डे इस्तेमाल किया गया है ना। सॉफ्ट डाइंग, अब आप एक चीज देखो, कोई मर रहा है ना, कोई पर्सन मर रहा है, डाइंग, तो डाइंग के साथ में सॉफ्ट कैसे? मृत्यु तो हार्ड चीज है भाई, मृत्यु तो मतलब कठोर चीज है, उससे सॉफ्ट कैसे? तो एक तरह से यहाँ दो विपरीत चीजें साथ में इस्तेमाल की है, ऑक्सीमोरोन है। क्या है? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो शब्द एक साथ में इस्तेमाल होते हैं जो कि एकदम विपरीत हो, गुड बैड, बिटर स्वीट, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं ना, कड़वा मीठा, बिटर स्वीट, गुड बैड, है ना, उस तरह से। तो वाइल बैरिड क्लाउड, तो शाम के समय क्या होता है, इसमें ऑटम के टाइम पे तिथरे बिथरे क्लाउड्स इकट्ठे हो रखे हैं, और टाइम क्या है, सॉफ्ट डाइंग डे, दिन धीरे धीरे मर रहा है, यानी दिन छिप रहा है, ठीक है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और स्टबल प्लेन्स को टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है? स्टबल प्लेन मतलब जब फसल काटते हैं तो फसल काटने के बाद में जो डंठल रह जाते हैं थोड़े थोड़े खेत में उगे हुए, जिनमें आग लगा देते हैं किसान, तो वो होता है स्टबल, वो स्टबल कहलाता है। तो मैदानों में, खेतों में स्टबल रह जाते हैं, तो स्टबल से भरे हुए खेत, उनको क्या टच कर रहा है ऐसे खेतों को? छिपते हुए सूरज की किरणें, वो लाल लाल किरणें जो छिपते हुए सूरज की निकलती है ना, वो मैदानों पे गिर रही हैं, स्टबल प्लेन्स पे गिर रही हैं, विद रोजी ह्यू, यानी लाल कलर में गिर रही हैं, क्योंकि छिपते हुए लाल कलर निकलता है ना, तो लाल कलर में मैदानों पे गिर रही हैं। देन इन ए वेलफुल कॉयर द स्मॉल नेट्स माउर्न अमॉन्ग द रिवर सैलोज, तो देखो फिर क्या हो रहा है, वेलफुल कॉयर, और साथ में वेलफुल कॉयर मतलब रोने की आवाज निकल रही है। कैसी? स्मॉल नेट्स माउर्न, जैसे कि छोटे छोटे नेट्स, कीड़े होते हैं, वो रो रहे हैं, तो वो क्या कर निकाल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उस तरह की आवाज निकाल रहे हैं इवनिंग के टाइम पे। अमॉन्ग द रिवर सैलोज, कहाँ पे निकाल रहे हैं? नदी के किनारे पे, जहां पर नदी में उथला पानी होता है ना, जब ज्यादा गहरा पानी होता है वहां पे। साथ में वो कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं? बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, वो ऊपर उठते हैं, बॉर्न अलोफ्ट मतलब ऊपर उठते हैं, और सिंकिंग या नीचे बैठ जाते हैं, एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, कि जैसे हल्की हल्की हवा बहती है या थम जाती है। लिव्स मतलब यहाँ पर बहना है, हवा बह रही है, और डाइज मतलब हवा रुक जाती है। जैसे हवा बहती है ऊपर उठते हैं ग्नेट्स, और जैसे हवा मतलब बहना बंद हो जाती है वो बैठ जाते हैं। मतलब समझा है कि किस तरह से एक इमेज बन रही है। देखो आगे फिर, तो इस वाले स्टेंजा में क्या म्यूजिक है, किसका म्यूजिक है? ऑटम का म्यूजिक। पहली चीज तो क्या दिखाई है हमको? नेट्स की वॉइस की रोते हुए आवाज आ रही है, नदी के किनारे वो उथले पानी के वहां पे उछल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उछल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, इनकी आवाज आ रही है। फिर दूसरी आवाज किसकी आती है? और सिंकिंग इज द लाइट एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, यानी पूरी तरह बड़े हो चुके मेमने बड़े हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? लाउड ब्लीड्स, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मेमने। कहां पर चिल्ला रहे हैं? फ्रॉम हिली बावर्न, यानी कि पहाड़ी के आसपास के इलाके में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो उनकी आवाज आ रही है शाम के समय, मतलब ऑटम के टाइम पे, है ना। फिर एक किसकी आवाज आ रही है? हेज क्रिकेट्स की। हेज क्रिकेट क्या होते हैं? ये क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर तो ना टिड्डे वही ग्रास हॉपर, गांव की देसी भाषा में बोले तो राम जी का घोड़ा तो वही, तो हेज क्रिकेट्स गा रहे हैं, उनकी आवाज निकल रही है, ये भी ऑटम में आवाज आती है इनकी, ठीक है। एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और ट्रेबल सॉफ्ट का मतलब थोड़ी सी तीखी झनकार वाली सी आवाज, उस तरह की वैसी आवाज निकल रही है। कौन निकाल रहा है? रेड ब्रेस्ट। रेड ब्रेस्ट एक तरह का पक्षी होता है, रॉबिन पक्षी बोलते हैं, लाल छाती होती है इसलिए रेड ब्रेस्ट बोलते हैं। तो वो सीटियां बजा रहा है, एक तरह से आवाज निकाल रहा है वैसी। कहां से निकाल रहा है? फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट, यानी गार्डन के चारों तरफ जो बाड़ा लगा होता है ना, बाड़े के वहां पे बैठ के वो आवाज निकाल रहा है। गार्डन क्रॉफ्ट मतलब बाड़ा ही है, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और जो इकट्ठा हो गई हैं, कौन? गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो गई, कौन? स्वेलोज, जो चिड़ियां इकट्ठा हो गई हैं, वो ट्विटर यानी चेहरा चेंचा रही हैं। वो क्या कर रही है? चेंचा रही है। कहाँ पे? इन द स्काईज, आसमान में चेंचा रही है। तो देखो कितनी तरह का म्यूजिक हो गया, चिड़ियों का चेंचाना, है ना। रेड ब्रेस्ट यानी कि ग्रास हॉपर का, सॉरी बोला, रॉबिन पक्षी का आवाज निकालना। हेज क्रिकेट्स यानी कि ग्रास हॉपर का आवाज निकालना, लैम्ब्स का आवाज निकालना, है ना, और नेट्स का आवाज निकालना। तो 5 तरह की वॉइस तो हो गई। तो ये सब ऑटम का म्यूजिक हो गया, है ना। ये क्या है? सुनने के हिसाब से सेंसस है, सुनने के हिसाब से, है ना। तो हमने सूंघने के हिसाब से, देखने के हिसाब से, सुनने के हिसाब से सभी सेंसेस को जागृत कर लिया ना। तो कीट्स की यही खासियत थी, उनकी पोएट्री में सेंसलेसनेस भरी हुई थी।
सेंसेस जागृत हो जाते थे। आप जब पोइट्री पढ़ोगे तो आप इमेजिन करोगे तो आपके सेंसेस जागृत हो जाएंगे। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इनफैक्ट मतलब जितने भी आज तक पोइट रहे हैं ना, कीट्स ही इस चीज के लिए ज्यादा फेमस है, सेंसलेसनेस के लिए। जब भी क्वेश्चन आता है कि सेंसलेसनेस के लिए कौन पॉपुलर है, वो ओनली जॉन कीट्स होगा आंसर, है ना। तो इस तरह से हमारी पोएम हो गई। अब इसमें तो वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच कुछ और भी आपको नजर आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कई जगह आपको जैसे ग्रोन, ओ, लाउड, ओ, बाउर्न, ओ, फ्रॉम, तो ये ओ लगातार ओ की साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो ये एक्चुअली ओ क्या है, एक वॉवल है, और तो यहाँ पर क्या हो गया, असोनेंस यूज हुआ है ना, असोनेंस यूज हुआ है। इस तरह से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी और इसमें फिगर ऑफ स्पीच, बाकी मैंने मोटी मोटी तो आपको सब बता दी हैं जो आई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ लेना सर ये चीज़ समझ नहीं आई, जो समझ नहीं आई होगी मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।